मेरी मौसी 1 महीने के लिए हमारे घर पर रहने के लिए आई थी। उस समय मेरी माँ दर्शन के लिए बाहर गई हुई थी और पापा भी अपने काम में व्यस्त थे। उसी दौरान मैं मौसी के साथ घर पर अकेला था। मौसी की सुंदरता मेरी आंखों में बस गई थी। एक रात मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब मैंने उठकर देखा तो मौसी मेरे बगल में सो रही थी। मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भांजे, मुझे आज तक तुम्हारे मौसा से जो ताकत महसूस नहीं हुई, वो मुझे तुम्हारे अंदर महसूस हो रही है। ऐसा कहकर मौसी ने मेरा हाथ ऐसी जगह रख दिया जिससे मैं मदहोश हो गया और मैं अपने होश खो बैठा। मैंने मौसी को वहीं पर, मेरा नाम राहुल है। रोज की तरह आज भी मैं शाम को जिम से वापस आया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मौसा और मौसी घर में थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मौसा अक्सर अपने काम के सिलसिले में हमारे शहर आते रहते थे और तब वो हमारे घर पर भी चक्कर लगाते थे। लेकिन मौसी शादी के 4 साल बाद पहली बार हमारे घर पर आई थी। मुझे देखते ही मौसी मेरे पास आ गई, मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, अरे राहुल, पिछले 4 सालों में तुम कितने बड़े हो गए हो। मैं भी मौसी का हाल चाल पूछ रहा था। तभी मौसा पीछे से आए। मौसा ने मुझे गले लगा लिया। रात का खाना खत्म करने के बाद मौसा अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे लगा कि मौसा और मौसी कम से कम 2-3 दिन तक हमारे घर पर रुकेंगे, लेकिन मौसा जाने लगे, जबकि मौसी हमारे घर ही रुक गई। हम सब मौसा को उनकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए और फिर घर वापस आ गए। रात को मेरी माँ मौसी के साथ उनके कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। तभी मैंने माँ को बाहर बुलाया और पूछा, मौसी अपने घर क्यों नहीं गई? क्या उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? इस पर मेरी माँ ने कहा, नहीं राहुल, मौसा जी का कुछ काम था, इसलिए वो ज़्यादा दिन हमारे घर नहीं रुक सके। और तेरी मौसी का 1 महीने की इस शहर में डॉक्टर के पास इलाज चल रहा है और अगले 1 महीने तक वो हमारे घर पर ही रहेगी। ये तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी, क्योंकि अब मैं अपनी सहेलियों के साथ जाने वाली थी। ऐसे में तुम्हारे खाने पीने की समस्या हो सकती थी, लेकिन अब तुम्हें कोई नौकरानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मौसी घर के काम कर दिया करेगी। माँ को ये ठीक लगा, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। मौसी किस इलाज के लिए आई है, ये तो मैंने पूछा ही नहीं था। मौसी के आने से पहले माँ का कॉलोनी की एक सहेली के साथ मंदिर दर्शन का कार्यक्रम तय हुआ था। उनकी यात्रा 2 दिन में होने वाली थी। अब कुछ दिन में घर पर नहीं थी और उन्होंने मौसी को इस बारे में पहले ही बता दिया था। मौसी ने कहा कि आप बेफिक्र होकर दर्शन करने जाओ। दीदी घर के सारे काम और राहुल की देखभाल दोनों काम में अच्छे से संभाल लूंगी। दूसरे दिन योजना के अनुसार माँ अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए निकल गई। उनकी यात्रा पूरी 15 दिनों के लिए थी। मेरे पिताजी भी उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के काम के लिए अक्सर बाहर रहते थे और वो भी कल सुबह ही शहर से बाहर चले गए। अब घर में मौसी के साथ मैं अकेला था। माँ ने घर से निकलते ही मुझे बार बार कॉल करना शुरू कर दिया। उन्हें मेरी बहुत चिंता हो रही थी। शाम को जब मैं घर आया तो अपना खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगा। तभी मैंने देखा कि मौसी किचन से मेरा खाना लेकर बाहर आ रही थी। रोज़ तो मैं खुद ही अपना खाना बनाता था। माँ कहती थी, तुझे अपने खाने वगैरह में मुझे बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। जो भी खाना हो तो खुद बना ले। रोज़ शाम को मैं 2 उबले हुए अंडे और सूप पीता था, लेकिन आज मौसी ने मेरा खाना पहले ही बना दिया था। उस दिन पहली बार मुझे तैयार खाना मिला था। मैंने मौसी से पूछा, तुम्हें मेरे खाने के बारे में कैसे पता? इस पर मौसी बोली, मैं दोपहर में तेरे कमरे की सफाई करने गई थी। तब मैंने वहाँ पर तेरे खाने का पूरा चार्ट देखा, जिसमें किस दिन क्या खाना है सब कुछ लिखा हुआ था। मैंने कहा, वाह मौसी, तुम तो बहुत ही होशियार निकली। ऐसा कहकर मैंने मौसी को गले लगा लिया। मुझे तैयार हुआ खाना मिलने की वजह से मैं बहुत खुश था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे अनजाने में दी गई गले लगाने की प्रतिक्रिया मौसी पर इस तरह का असर करेगी। जब मैंने मौसी की तारीफ की तो वो मुस्कुरा दी। अगले 2 दिन भी ऐसे ही बीत गए। हर दिन मेरे व्यायाम के चार्ट को पढ़कर मौसी मेरे लिए समय पर खाना तैयार करती थी और मुझे सब कुछ सही समय पर मिल जाता था। 2 दिन बाद माँ का फ़ोन आया। मैंने माँ से कहा, माँ, अब तुम मुझे बार बार फ़ोन मत किया करो।
पिछले 3 दिनों में तुम्हारे 20-25 कॉल आ चुके हैं। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। मौसी मेरी डाइट से लेकर खाने तक सब कुछ सही समय पर दे रही है। अब तुम मुझे बार बार कॉल मत करो, बस अपनी ट्रिप का आनंद लो। मेरी चिंता करने के लिए मौसी है। उस दिन के बाद माँ ने मुझे फ़ोन करना बंद कर दिया था। कभी कभार वो मुझे सिर्फ 1-2 मैसेज करती थी। उस दिन रात को मौसी मेरे कमरे में आई। उन्होंने कहा, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। मौसी मुझसे बातें करने लगी। बातें करते करते मैंने मौसी से पूछा, तुम्हारी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है? इस पर मौसी ने कहा, बच्चा होने की। आगे मैंने उनसे कोई और सवाल नहीं किया। तभी अचानक बिजली कड़की। तेज़ आवाज़ से मौसी घबराकर मुझसे लिपट गई। जब उसने मुझे अचानक से ज़ोर से गले लगाया तो मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस हुई, क्योंकि मौसी वैसे तो जवान थी। काफ़ी देर तक मौसी ने मुझे अपनी बाहों से अलग नहीं किया, बल्कि वो मेरे शरीर पर बार बार हाथ फेरने लगी। तब मैंने उन्हें दिलासा दिया। मैंने उनसे खुद से दूर किया और कहा, मौसी तुम बॉडी बिल्डर भतीजे की मौसी हो, इस छोटी सी आवाज़ से क्या डरना। मैं मौसी से हंसकर बात कर रहा था, लेकिन वो मुझे किसी और नज़र से देख रही थीं। उनकी नज़र देखकर मुझे खुद ही शर्म आने लगी और मेरी नज़रें नीचे झुक गईं। मैंने कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है और उसे भी जाकर उसके कमरे में सोने के लिए कहा। सुबह मैं अपने समय पर कॉलेज के लिए निकल गया। दोपहर में मौसी अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। उस दिन रात को जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करने वाला था, तभी ज़ोर ज़ोर से मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा खोलते ही मौसी सामने खड़ी थी। वो घबराई हुई हालत में मेरे कमरे में दौड़ती हुई आई। मुझे देखते ही मौसी ने मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। वो मुझसे कुछ ज़्यादा ही लिपट गई थी। अब तो बिजली कड़कने की आवाज़ भी नहीं आई थी। फिर उसे डरने की क्या बात थी। मैंने उनके सर पर हाथ फेरकर पहले उन्हें शांत किया। वो मेरी बाहों से अलग होने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा, राहुल, आज मैं दीदी के कमरे में अकेली नहीं सो सकती। मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। या तो तू मेरे कमरे में सो जा या मुझे तेरे साथ तेरे कमरे में सोना है। मैंने मौसी को शांत किया और पूछा कि तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। इस पर मौसी ने कहा, जिस डॉक्टर से मैं इलाज करवा रही हूँ वो मेरे साथ क्या करेगा ये मैं नहीं बता सकती। मुझे उसी का डर है और मेरे दिमाग में बार बार अजीब विचार आ रहे हैं, जैसे कि वो डॉक्टर मेरे साथ। ऐसा कहकर मौसी फिर से मुझसे लिपट गई। मौसी का इतना करीब से होना मेरे मन में भी अजीब अजीब ख्याल ला रहा था। मैं बार बार उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार मेरे चेहरे पर हाथ फिरा रही थी। मौसी को क्या हो गया था पता नहीं। उसका डरा हुआ चेहरा मैंने कुछ समय पहले ही देखा था, इसलिए मैं उसे बार बार खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। मौसी का स्पर्श न चाहने वाली जगह पर हो रहा था, इसलिए मैंने कमरे का लैंप जला दिया। लैंप जलते ही मौसी का हाथ मेरे शरीर से हट गया। अगले दिन मैं मौसी के साथ उसी अस्पताल में गया जहां उसका इलाज चल रहा था। अस्पताल का माहौल तो मुझे सही लगा। जो डॉक्टर मौसी का इलाज कर रहा था वो बहुत बूढ़ा था। मौसी उसके बारे में मुझे ऐसी बातें क्यों बता रही थी। जैसे ही मौसी की ट्रीटमेंट पूरी हुई और वो बाहर आई, उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। मैंने उससे चेहरा उतरा होने का कारण पूछा तो उसने कहा, कुछ नहीं, रोज़ रोज़ वही इलाज करवा कर मैं तंग आ गई हूँ। मौसी का इतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने उससे कहा, चलो ट्रीटमेंट की बातों को छोड़ो, आज मैं तुम्हें अपने साथ मूवी दिखाने ले जाता हूँ। मैंने सोचा अगर वो थोड़ी घूमेगी फिरेगी तो शायद उसे थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि गांव में मूवी थिएटर और मॉल जैसी चीज़ें नहीं थीं और मौसा तो मौसी को ज़्यादा कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे। ये मुझे अच्छी तरह पता था। जैसे ही उसने सुना कि मैं उसे घुमाने ले जा रहा हूँ, मौसी का चेहरा एकदम से खिल उठा। आधी मूवी देखते ही मौसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ ही समय में वो मेरे कंधे पर सर रखकर सो गई। उस दिन उसने मॉल में मेरे साथ बहुत मस्ती की थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। घर आते ही मौसी ने कहा, राहुल, आज तुमने मेरा दिन बना दिया यार। इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आगे उसने कहा, आज ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने के साथ नहीं बल्कि अपने किसी प्रिय। मौसी बोलते बोलते रुक गई, लेकिन उसे प्रिय के आगे क्या कहना था ये मैं समझ गया था। मैंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया और उसे घर छोड़कर मैं अपने जिम के लिए निकल गया। जिम में लौटते ही मैंने खाना खाया और नहाने चला गया।
नहाने के बाद मैं अपने कमरे में गाने सुनकर दिमाग ताज़ा कर रहा था। तभी मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था। मैंने आंखें खोलकर देखा तो सामने मौसी खड़ी थी। मौसी मेरे सामने किसी अलग ही अवस्था में खड़ी थी। वो मेरे सामने पैंट और शर्ट पहनकर खड़ी थी। ये पैंट शर्ट माँ के थे। माँ की टी शर्ट और पैंट में मौसी की सुंदरता कुछ अलग ही नजर आ रही थी। वो बहुत गोरी थी। जैसे ही मैंने स्थिति देखी, मैंने उसे खुद से दूर किया और कहा, मौसी आप ये क्या कर रही थी? मौसी ने जवाब दिया, राहुल तुम रोज जिम में इतनी मेहनत करके आते हो, मैं बस तुम्हारी मेहनत देख रही थी। वैसे भी रोज जिम में बहुत सी लड़कियां तुम्हारे शरीर को देखती होंगी। अगर तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे शरीर पर हाथ फेर दिया तो क्या हो गया? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो सॉरी। ये कहकर मौसी मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। मैंने कहा, मौसी तुमने अपने भांजे की मेहनत देखने का पूरा हक है। तुम अचानक आ गई इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। इसके बाद मौसी ने फिर से मेरे चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। 1 साल लगातार जिम और डाइट फॉलो करने के बाद मैंने अच्छी खासी बॉडी बना ली थी और रंग से भी गोरा था। मौसी तो मेरी तारीफ करते हुए थकती नहीं थी। उसने कहा, तुम्हारे शरीर पर से हाथ हटाने को मन ही नहीं करता। हाथ फेरते फेरते उसने अपना चेहरा भी मेरी छाती पर रख दिया। मौसी का अचानक मेरे साथ बदलता हुआ व्यवहार देखकर मैं सोच में पड़ गया था। मैंने उसे खुद से दूर किया। आज रात भी मौसी मेरे कमरे में आ गई थी और इस बार तो उसने हद ही कर दी। वो माँ का एक टी शर्ट पहनकर आई थी और उसके नीचे उसने जीन्स या कोई नाइट पैंट नहीं पहनी थी। उसने जो टॉप पहना हुआ था वो सिर्फ उसकी जांघों तक ही आ रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ा मेकअप भी दिख रहा था। मौसी उसी तरह मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? इस पर मौसी ने कहा, राहुल तुम्हें हर बात सिखानी पड़ेगी क्या? मौसी ने कहा, राहुल मेरा मतलब है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने ये छोटे कपड़े पहन रखे हैं। मैंने सुना है कि शहर में औरतें रात को सोने से पहले मेकअप करती हैं, तो मैंने भी आज वही ट्राई किया। वैसे भी कुछ दिन बाद मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा। वहाँ मुझे घर में गाउन पहनने की इजाज़त नहीं है। अगर मैं अभी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करूँगी तो कब करूँगी? ये बोलते बोलते मौसी ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और पूछा, राहुल तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? मैंने कहा, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने उसे सुंदर क्या कहा, वो तुरंत ही मेरी ओर खिसक कर बैठ गई। मौसी का बर्ताव अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। जब मैंने उसकी कमरे में जाकर सोने के लिए कहा तो मौसी ने कहा कि मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है और अकेले सोने में मुझे डर लगता है। ऐसा कहकर वो मेरे ही कमरे में सो गई। जब से मौसी मेरे कमरे में सोने लगी थी तब से रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया था। उस रात भी मौसी ने नींद में बड़बड़ाना शुरू कर दिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे अपनी ओर खींचने लगी। तब मुझे गुस्सा आने लगा क्योंकि उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। गुस्से में मैं उसका हाथ झटककर बिस्तर से उठ गया और फर्श पर बिस्तर लगाकर सो गया। फर्श पर रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। ये सब और कितने दिन चलेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मौसी जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाए, क्योंकि दिन ब दिन उसकी नज़र मुझ पर टेढ़ी होती जा रही थी। अगले दिन दोपहर के 12 बजे मैं सोकर उठा। तैयार होकर जब मैं कमरे से बाहर आया तो पापा बाहर दिखे। मुझे देखते ही पापा बोले, राहुल उठ गया तू? आज उठने में इतनी देर कैसे हो गई? मैंने मौसी के बारे में पापा के सामने कोई शिकायत नहीं की। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि रात को मैं मूवी देख रहा था, इसलिए देर से सोया था। पापा ने कहा ठीक है और खाना खाते ही वो अपने कमरे में आराम करने चले गए। पापा के घर आ जाने से मुझे थोड़ी राहत मिली थी। पापा अपने कमरे में आराम करने चले गए। तभी मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाने के लिए बिठा दिया। वो मुझे इस तरह से खाना परोस रही थी जैसे वो मेरी नई नवेली दुल्हन हो। मैंने सर झुकाकर जैसे तैसे खाना खाया। उस रात मुझे अच्छी नींद आई क्योंकि पापा घर पर थे, इसलिए मौसी मेरे कमरे में नहीं आई। रात को पापा मेरे कमरे में सोए थे। अगले दिन नाश्ता होते ही पापा अपने काम पर जाने के लिए निकल गए। जाते समय पापा ने कहा, अब मैं 4 दिन के बाद ही घर लौटूंगा। मतलब कि पापा सिर्फ 1 दिन के लिए ही घर पर आए थे। पापा आप 4 दिन तक घर नहीं रहेंगे? ये सुनकर मौसी के चेहरे के हाव भाव बदल गए।
वो मुझे अचानक से एक अजीब सी नज़रों से देखने लगी। पापा के जाते ही मैं भी अपना सामान समेटने के लिए अपने कमरे में चला गया। सब कुछ समेट कर जब मैं हॉल में आया तो मैंने एक ही जूता पहना हुआ था। तभी मौसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उनके चिल्लाने की आवाज़ से मैं दौड़ता हुआ वहां गया। वो माँ के कमरे के बाथरूम में नहा रही थी और अंदर से कह रही थी, राहुल, गर्म पानी का गीजर लीक हो गया है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। गीजर के गर्म पानी से मुझे बहुत जलन हो रही है। राहुल, जल्दी अंदर आकर मुझे बचाओ। वो बार बार यही कह रही थी। उनके इलाज के अभी कुछ दिन बाकी थे, इसलिए मैं उन्हें कुछ ना हो जाए इसी डर से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तब मैं सीधा उनके बाथरूम में घुस गया। जैसे ही मैं बाथरूम में गया, वहाँ ना तो मुझे गर्म पानी की भाप दिखी और ना ही गीजर लीक होता नजर आया। वहाँ मुझे वो सब दिखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मौसी मुझे उस हालत में दिखी जिस हालत में उन्हें नहीं देखना चाहिए था। तो मेरे सामने बिना कपड़ों के थी। मैंने तभी अपनी आंखें बंद कर लीं और मौसी से कहा, मौसी, तुम ये अजीब हरकतें क्यों कर रही हो? मैं पीछे मुड़कर बाहर जाने लगा, तभी वो मुझसे लिपट गई। मैंने कहा, मौसी, मुझे जल्दी से जल्दी छोड़ दो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। मैंने इतना कहने के बावजूद मौसी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब मैंने कहा, अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं माँ को फ़ोन करके सब कुछ बता दूंगा। माँ का नाम लेती ही मौसी मुझसे दूर हो गई और कहने लगी, राहुल, प्लीज़ दीदी को कुछ मत बताना। और वो मुझसे विनती करने लगी। मैं बाथरूम से बाहर आया तो मौसी भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। वो मेरे सामने सिर्फ एक तौलिया लपेट कर खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ न देखकर दूसरी दिशा में मुंह मोड़ लिया। मौसी ने कहा कि वो मेरे साथ समय बिताना चाहती है और फिर मुझसे लिपटने लगी। मौसी की मुझ पर गलत नज़र थी, ये उसके व्यवहार से मुझे समझ में आ रहा था। अब तो उसने साफ साफ सब कुछ कह भी दिया था। मौसी की सुंदरता देखकर मैंने अपने होश नहीं खोए थे। भले ही वो कितनी भी सुंदर हो, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि मेरा और उसका रिश्ता क्या है। मैंने उससे कहा, मौसी, मैं तुम्हारा भांजा हूँ। तुम जो कह रही हो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? राहुल, तुम मेरी बात को मजाक में मत लो। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। बस कुछ रातें मेरे साथ बिता लो, यही मेरी इच्छा है। एक बार अगर मैं गर्भवती हो गई तो खुद ही तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। ये कहते हुए मौसी रोने लगी। उसकी बातों से मुझे समझ में आ गया कि वो किसी और के कारण से मुझसे नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैंने मौसी से कहा, मौसी, पहले पूरे कपड़े पहन लो और फिर मुझसे बात करो। और मैं उसके कमरे से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद मौसी साड़ी पहनकर मेरे कमरे में आई। इस बार भी उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उनसे पूछा, मौसी, मुझे कभी भी ये ख्याल नहीं आया था कि तुम्हारी नज़र मुझ पर फिरेगी, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे ये सब समझ आ रहा है कि तुम्हें किसी और कारण से मेरे साथ समय बिताना है। असली कारण क्या है वो मुझे बताओ। तब वो रोते हुए बोलने लगी, 2 साल से मैं बच्चा होने के लिए इलाज करवा रही हूँ। न जाने कितने गलत दवाइयाँ और इंजेक्शन ले चुकी हूँ। मैं तंग आ गई हूँ। अब 15 दिन का और ट्रीटमेंट के लिए मैं शहर आई हूँ। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया और अब मुझे ये अच्छे से समझ आ गया है कि इन 15 दिन के ट्रीटमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ससुराल जाकर मुझे अपनी सास की बातें नहीं सुननी, पर पिछले 15 दिनों के ट्रीटमेंट का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है। इसलिए सासू माँ कह रही हैं कि वो तुम्हारे मौसा का दूसरा विवाह करवाएंगी। मेरे पति का दूसरा विवाह कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कमी मुझ में नहीं बल्कि तुम्हारे मौसा में है। सासू माँ अपने बेटे की कमी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं और वो उसे इलाज करवाने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं हैं। तुम्हारे मौसा भी अपनी कमी मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कितने भी इलाज करवा लूँ उसका कोई असर नहीं होगा, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन सासू माँ मेरी एक नहीं सुनती। तुम्हारे मौसा से तो मुझे संतान नहीं हो सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाकर गर्भवती होने की सोच रही थी, ताकि ससुराल में जाकर मुझे ना किसी की बातें सुननी पड़ें और ना ही मुझ पर बांझ होने का आरोप लगे। मैंने मौसी का दुख समझा और कहा, मौसी, तुम्हें मेरे साथ या किसी और के साथ संबंध बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने माँ पापा से बात करूँगा। मौसा और उनकी माँ को समझाने की वो कोशिश करेंगे। मौसा जी माँ और पापा की बात ज़रूर मानेंगे।
बिना किसी दोष के तुम पिछले 2 साल से ये सब सहन कर रही हो, लेकिन अब नहीं। मैंने मौसी से वादा किया कि उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो मैं माँ पापा को या किसी और को नहीं बताऊंगा। केवल उसकी समस्या ही माँ के सामने रखूंगा। अगले 2-3 दिनों बाद माँ घर आ गई। मैंने माँ को सारी बात बता दी। जिस दिन मौसा मौसी को वापस गांव ले जाने के लिए आए, उस दिन माँ पापा ने मौसा को समझाया कि मौसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जब मौसा का चेकअप किया गया तो रिपोर्ट में पता चला कि कमी मौसी में नहीं बल्कि मौसा में थी। उस दिन के बाद मौसा का इलाज शुरू हुआ और उसके 2 महीने बाद ही मौसा की समस्या भी ख़त्म हो गई और कुछ दिनों बाद ही मौसा मौसी ने हमें बच्चे की खुशखबरी दे दी। तो दोस्तों, हर बार महिला में कमी नहीं होती है, कभी कभी पुरुष में भी कुछ समस्याएं हो जाती हैं। इसे समय पर समझकर एक दूसरे पर दोष डालने के बजाय उन समस्याओं का इलाज कराना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।